दिले अक्स एपिसोड 19 सदास हसन महराला मेहरबाश नींद गनूंगी में जागी मगर सब कुछ याद आ गया। वो झट से उठ बैठी। कनान कहाँ है? अचानक इसके गले पर खंजर रख दिया गया। खरदरी आवाज आई, हिली मत जाओ नाम। इसने देखा कि वो एक खस्ता हाल कैबिन में है। समुद्र ज्यादा दूर नहीं था। लहरों की, पत्थरों के ठुकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। किनारा नजर से इसने सियाह लिबास में मलबूस आदमी को देखा। ब्लड बेहद तेज था और कमरे में कान मौजूद नहीं था। इसने खुद को संभाला। मैं नहीं हिलूंगी, जरा नरमी रखो। वो भला कर रहा, तुम कश्ती पर क्यों छलांग लगाकर आई? वो नहीं जानती थी ये लोग कौन है, मगर इतना जानती थी कि दुश्मन के दुश्मन से बात बन सकती है। मैं बच्चे की खातिर आई हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक तुमने इसकी माँ होना आया, फिर किसी अजनबी के बच्चे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अजनबी? बहरहाल के लबों पर तंज मुस्कुराहट आई। वो मेरे दुश्मन का बेटा है, यही समझ लो सच है। बगैर पूछे वो बोलती चली गई। 2 साल पहले मेरी खुशहाल फैमिली थी। प्यार करने वाला शौहर था, फिर एक औरत आई। इसने इसके इस बच्चे इससे बचा हुआ। पिछले साल सर्दियों में इसी ने मुझे क्रूज शिप में धक्का दिया। मैं हमला थी, मेरा बच्चा चला गया। मेरा शौहर भी, मेरे वालिद बीमार होकर गहरी कोमा में चले गए। हमारा कारोबार तबाह हो गया। वो औरत मेरे शौहर के साथ नई मंजिल सममदानी बन गई और अपने बच्चे की सालगिरह की शानदार तकरीब भी इसी ने की। गुस्से से इसके दांत बिन के एक सवाल के जवाब में ऐसी ऐसी उलझी हुई कहानी सुनकर आदमी चौंक कर गया। तुम? बहरहाल ने आंखें बंद की और ऐसा कहा, जहरान ममदानी की साहब का बीवी। वो आदमी तमस्कराना हंसी हंसा। सब लोग यही समझते हैं कि ज़हरान ममदानी कितना वफादार मर्द है, हमेशा शाइस्ता, हमेशा महजब। किसी ने ये ज़िक्र ही नहीं किया कि इसकी एक साहब का बीवी है। मेहरबाज ने मिट्टी भींची। इसके चेहरे पर गहरा करब उभर आया। मैं इसके लिए बस एक खिलौना थी। वो कभी नहीं चाहता था कि कोई मेरे वजूद से वाकिफ हो। कल रात मेरे बेटे की बरसी थी। मैं चुपके से इस जहाज पर आई ताकि कनान ममदानी को चरा सकूं, मगर तुम लोग मुझसे पहले पहुंच गए। वो चौंक गया। तुम्हारा बेटा मर गया, मगर तुमने इनका बेटा क्यों चुराना चाहती थी? मेहरान ने आहिस्ते से टूटी आवाज में, मैं चाहती थी कि इसका बेटा मेरे बेटे के साथ मौत में साथ दे। क्या तुम्हें अंदाजा है मैं ये पूरा साल, एक साल कैसे जी? मैंने एक रात सुकून से नींद नहीं ली। जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे मेरा बेटा ऑपरेशन टेबल में दिखाई देता है। मैं बात मुकम्मल न हो सकी। मरहला रोने लगी। इसके आंसू खंजर की धार पर गिरते हुए नीचे लढ़ गए और फिर इसने आदमी के हाथ तक जा पहुंचे। वो घबरा गया और फौरन खंजर पीछे कर लिया। अरे तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मरहला इस्लाम में एक इंतकामी और बन चुकी थी। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके सामने खड़ा हुआ जहरा नहीं था। वो बस बोलती गई, गालियां निकालती गई। जहरा ममदानी की इस जुल्म और बर्बादी का नुआ करती गई। कमरे के बाहर टॉम घास का टंका मुंह में दबाए खड़ा था। इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो जहरी से बोला, ओए क्या लगता है साहब कसूरवार इस औरत पर फिदा हो गया है? पूरी रात इसके साथ ही रहा। चेहरी ने नाक सिकोड़ी। फजूल बातें बंद कर। इसने बहुत सी औरतें देखी हैं, वो इतनी आसानी से किसी पर नहीं बदलता। मुझे लगता है वो इसे मशकूक समझ रहा है, इसीलिए इस पर नजर रखते हुए बेताक भाग न जाए। टॉम हंसा। अगर वो वाकई मशकूक होती तो कर रहा थी, इसे समुद्र में फेंक देता। अगर भगाने से डरता तो बांध देता। पूरी रात जाकर निगरानी करने के लिए क्या जरूरत थी? साफ ज़ाहिर है दिल लग गया। और सच कहूँ, मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। जहरी ने आवरी। अब तक अब तक जाग जानी चाहिए थी। चलो अंदर देखते हैं, कहीं साहब मालूमात के लिए मार ही ना दे। कमरे के अंदर उन्होंने मास्क उतारे और दरवाजा खोला और जो मंजर देखा वो इन्हें दंग कर गया। हमेशा रोबदार आने वाला साहब कसूरवार बिस्तर के पास अजीब सी बेबसी से खड़ा हो मेरे हालात से तसल्ली दे रही। रो रो कर मैं मुर्दे वापस नहीं आते। बहरहाल हिचकियों से साथ रो रही थी और ऊपर से शाम के कोट के आस्तीनों से नाक साफ कर रही थी। क्या जहरान ममदानी कमीना नहीं है? शाम ने बेख्तियार कहा। हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा कमीना। वो हराम। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? वो वीरान झोंपड़ी में बहरहाल वाकई नहायत काबिल रहम लग रही थी, जबकि हाथ में खंजर लिए साहब इसके सामने बिल्कुल बेबस। दरवाजे में टॉम और जेरी को देखकर साहब का चेहरा सख्त हो गया। आओ तुम दोनों भी आओ। और इससे तसल्ली हुई। और टॉम मुंह खोले रह गया। हम क्यों तसल्ली दें? आपने इसे रुलाया। जेरी ज्यादा नरम दिल निकला। इसने जब जेब से घास से बना एक खरगोश निकाला और मराला के
सामने रख दिया, "ये लो, अगर रोना बंद करो तो ये खरगोश तुम्हारा।" टॉम ने इसके सर पर थप्पड़ मारा। "पागल है क्या? वो बच्ची नहीं है।" मराला ने आंसू भरी आंखों से दोनों को देखा। वो 12-13 साल के लड़के लग रहे थे। मार्क्स इनकी मासूमियत छुपा नहीं पा रहा था। दो जो आदमी कुछ देर पहले पिस्तौल लिए इंतहाई सर्द था, वो इसके रोते ही पिघल गया था। ये सब बुरे लोग नहीं लग रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने कनान को अगवा किया। आखिर क्यों? मराला ने सिसकी ली, मगर रोना बंद हो चुका था। इसने बिस्तर के पास खड़े लंबे कद के आदमी को देखा। आधा चेहरा मार्क्स से में छुपा हुआ था, सिर्फ होंठ दिखाई दे रहे थे। अ, इसने हिचकिचाते हुए कहा, "वो बच्चा मेरे बेटे की ज़िंदगी चुरा कर ले गया। मैं इससे दिलो-जान से नफ़रत करती हूँ। क्या तुम लोग वो बच्चा मुझे दे सकते हो?" जेरी ने फ़ौरन कहा, "ये नहीं हो सकता। हमें इसे ताउन के लिए रखना होगा।" इसकी बात मुकम्मल भी ना हो सकी थी कि टॉम ने इसके सर पर हाथ मारा। "तुम पागल हो? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? राज़ रखना नहीं आता?" मेरा हैरान रह गया। "कोई आखिर इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है? ज़रान मगनानी जैसे आदमी से ताउन माँगे? मुमकिन ताउन का पैगाम पहुँचने से पहले ही ज़रान के लोग उसका ठिकाना तबाह कर दें। मैराला ने जाँचते हुए पूछा, "कितना ताउन माँगेगा राधा है?" टॉम ने एक उँगली खड़ी की। "वो बहुत अमीर है, कम से कम 10 का लाख डॉलर तो माँगेंगे।" मैराला ने नाक़ाबिले यकीन अंदाज़ में कहा, $10 लाख। वो लोग अपनी जानें खतरे में डालकर सिर्फ़ $10 लाख 10 लाख के लिए। ज़ेरान तो शायद समझे कि ये इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। मैराला की नकाहत देखकर टॉम का हौसला पस्त हो गया। वो अमीर ही है ना? 10 लाख तो दे सकता है ना? अगर नहीं तो 5 लाख भी चल जाएँगे। मराना ने पेशानी थाम ली। ज़िंदगी में पहली बार इसे को पर तरस आ रहा था। अगर वो 10 लाख माँगते तो ज़रा शायद इन्हें ज़िंदा छोड़ देता। लेकिन 5 लाख माँगने पर वो इन्हें समुद्र में शार्कों के हवाले कर देता। मेहराला के खामोश रहने पर जेरी ने झिझकते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास 5 लाख भी नहीं है ना? फिर 2 लाख। मेहराना ने बेबसी से साँस खींची कि वो खुदाया! टॉम घबरा गया। "अरे नहीं, मैंने सुना है अमीर लोग ऊपर से अमीर लगते हैं मगर अंदर से बैंकों के महफूज़ होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ज़रा दवालिया हो? क्या हमने इसका बच्चा गवा कर के गलती करी?" अब मेहराना से बर्दाश्त न हुआ। इसने संजीदगी से कहा, "क्यों ना ताउन कुछ बढ़ा दो? वरना ज़हरान समझेगा कि तुम इसका मज़ाक उड़ा रहे हो।" टॉम ने 2 उँगलियाँ दिखाईं। $2 मिलियन? क्या ये ज़्यादा लालच तो नहीं? बहरहाल ने सीने पर हाथ रखा। "ये लोग आखिर कहाँ से आए थे? और ज़्यादा 5 मिलियन? डरो मत, एक और हिंसा बढ़ाओ। 50 मिलियन? ओह माँ!" टॉम इतनी बड़ी रकम ज़बान पर लाते हुए काँप गया। 100 मिलियन डॉलर! ये सुनते ही ज़हरीला लड़खड़ाकर ज़मीन पर बैठ गया। टॉम, 500 मिलियन कितने होते हैं? क्या ये पहाड़ों की सारी घास से भी ज़्यादा होते हैं? ही ही। आप आप मज़ाक तो नहीं कर रहीं? मराला को झंझनाहट होने लगी। "तुम्हें पता है कल रात आतिशबाज़ी पर कितना खर्च हुआ था?" टॉम ने मासूमियत से सोचा, "वो आतिशबाज़ी बहुत खूबसूरत थी। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। काश हम इसे साथ ले जा सकते। माँ और दादी भी देख लेते।" साहब कसूरवार ने एक बार मेरे $5 की फुलझड़ियाँ ली थी, तो शायद ये आतिशबाज़ी चंद हज़ार की हो। इसमें चंद सिफ़र और लगा दो। 10 मिलियन। टॉम जेरी के पास गिर गया। इसका मुँह काफ़ी देर तक बंद ना हो सका। इसने मुखتصر गुफ्तगू से मराला इनके पस-मंज़र को समझ चुकी थी। ये दोनों न सिर्फ़ जाहिल थे, एक हद तक दर्जा मासूम भी थे। इसने माहिरा से पूछा, "मुझे तजस्सुस है, तुम जैसे लोग आखिर इस जहाज़ पर पहुँचे कैसे?" टॉम ने फ़ौरन बताया, "कुछ दिन पहले साहब कसूरवार सामान लेने साहिल पर गया था। वहाँ इसने सुना तुरौन कासी अपने बेटे की पहली सालगिरह पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है, तो हमने सोचा एक बार ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर ले। इत्तेफ़ाक से इस क्रूज़ के लिए बॉडीगार्ड भर्ती हो रहे थे, तो साहब ने दरख्वास्त दे दी।" बहरहाल वाक़ई चौंक गई। भला नाम जैसे शख़्स के लिए होते हुए किसी अनाड़ी को भर्ती करना? इसने हैरत से पूछा, "बस इतना ही?" टॉम खुशी से चहक उठा। "हाँ, साहब कसूरवार ने कहा था वो मददगार ले आएगा और इसे पैसों के बजाय खाना चाहिए।" मालिक मिस्टर माज़गेरानी ने फ़ौरन हाँ कर दी। हमने किचन में दिल भर कर खाना खाया और वो बहुत मज़ेदार था। मैं तो जाते वक़्त कुछ खाना साथ भी ले आया था। अब मराला को आखिरकार समझ आ गया ये नौमूस कैसे कामयाब हो गए। ये महज़ खुशकिस्मती थी। माज़गेरानी ने शायद
कभी सोचा भी नहीं था होगा कि कोई इतनी जुर्रत करेगा। आखिर कौन क्रूज़ शिप पर फसाद मचाने या कानून को अगवा करने का सोच सकता है? ज़रा ममदानी उसके लोग भी ये कसूर नहीं कर सकते थे। बॉडीगार्ड का था, महज नाम का होता का होगा। इसीलिए यह गिरोह बआसानी अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये वाक़ई अजीब-ओ-इत्तेफ़ाक था। तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? बच्चा कहाँ है? मेहराना ने पूछा। मेरी दादी इसकी देखभाल कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा दूध पीता है और तकरीबन वो सारा दूध पी गया जो हमने बेटर कप से दुआ था। जेरी ने शिकायत की। जब महरला इन दोनों को सवाल कर रही थी, साहब कसूबा एक तरफ खामोश खड़ा था। इसे देख घूर रहा था। सवाल खत्म हो गए? इसने भारी आवाज़ में पूछा। महरला कुछ कहने ही वाली थी। इस शख्स ने खंजर को घुमाया। एक लम्हे के में इसकी धार महरला के गर्दन पर आ गई। बोलो, असल असल में हो कौन? महरला की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये दोनों लड़के चाहे इतना तजुर्बाकार हों, मगर ये आदमी नहीं था। निकाब के पीछे झाँकती इसकी आँखें सांप की मानो थीं, निगाहें जो शिकार की तरह गफलत का इंतज़ार कर रही हों। अगर तुमने दोबारा कुछ छिपाने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हें मार डालूँगा, यहाँ तुम मरो तो किसी को खबर तक नहीं होगी, इसने सर्द लहजे में कहा। वो लड़की लकड़ी की खड़ी के पास खड़ा था। इसका कद और वजूद बाहर से आती रोशनी का रोक रहा था। नकाब के नीचे इसके जज़्बात छुपे थे। सिर्फ सख्ती से बिछे हुए होंठ दिखाई दे रहे थे। इसकी आँखों में मौजूद खालिस कातिलाना इरादा मलाला के दिल को राहत दिला रहा था। इसे एहसास हुआ कि पहले की कुछ बातों ने इसे मशकूक बना दिया था। वो दोनों लड़के बुरे नहीं थे और चूँकि वो साहम कसूबा से जुड़े थे, इसने ये जुआ खेलने का फैसला किया। शायद साहम भी बुरा इंसान नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे फ़ोन में इसके साथ ली गई तस्वीरें मौजूद हैं। इसने अपना फ़ोन निकाला जिसमें अब कोई सिग्नल नहीं था और वो एल्बम दिखाया जिसे वो अपने हमेशा खोलने से इनकार करती थी। वो एल्बम माज़ी में ज़हरान की खुफ़िया ली गई तस्वीरों से भरा पड़ा था। कभी वो काम करता रहा, कभी सो रहा था, कभी कॉफ़ी पी रहा था। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिनमें वो सो रहा और मेहरान ने इसके साथ मज़ाहिर खेज़ चेहरा बनाकर सेल्फ़ी ली हो। फिर हर तस्वीर एक ही बात साबित कर रही थी, वो इसकी मसरूफ़ियत के दौरान शरारतें करती थी और दोनों का माज़ी कभी खुशगवार रहा था। फिर वो तस्वीरें भी थीं जो इसने हमल के वक़्त बाद ली थी मगर इस वक़्त तक ज़हरान मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। तस्वीरों में बस वो खुद थी, भरा हुआ पेट और लबों पर एक मधुर सी मुस्कुराहट। मेरी कहानी में एक भी झूठ नहीं, मगर एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी। अगरचे मैं ज़हरान और तुरान दोनों से नफ़रत करती हूँ, मगर इनका बच्चा बेगुनाह है। कल रात में जब मैंने तुम्हें बच्चे को ले जाते देखा, मैं बगैर सोचे समझे तुम्हारे पीछे भाग गई। गहरी सांस लेकर मेहरल्ला ने कहा, मैं बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं इसे बचाना चाहती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि कमजोरी की वजह से मैं बेहोश हो जाऊंगी, जैसा कि तवक्का थी। इसके बाद तूने स्वाम कसूरवार का एतमाद हासिल कर लिया। इसने गहरी नजर इस पर डाली और खंजर हटा लिया। तुम वाकई नरम दिल हो। मैंने शुरू में इस बच्चे को समुद्र में फेंकने का सोचा था, मगर आखिरकार रुक गया। मैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और चूंकि तुम्हारा हद बच्चा नहीं बल्कि पैसा है, मुझे लगता है हम मिलकर काम कर सकते हैं। मेरा अल्लाह ने साफ और पुरज़म निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं ज़रा से नफरत करती हूँ और मैं इसे सबसे बेहतर जानती हूँ। मैं तुम्हें पैसा हासिल करने और सही सलामत निकलने में मदद कर सकती हूँ। इसके बदले बच्चा मुझे दे दो। मैं बस ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि वो महसूस रहे माहिदा मंज़ूर। शुरू में मरहला को लगा था कसूरा ने वो जल्दी हामी भर ली है, मगर जब इसने कनान को ढूंढने के लिए लकड़ी का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर टटक गई। फ़ज़ा बेहद हसीन थी। नीला आसमान, शफ़ाफ़ नीला समुद्र और सरसब्ज़ पहाड़। वो एक ऐसे जज़ीरे पर थे जो चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये जगह बिल्कुल दुनिया से कट चुकी चुकी है। तभी समझ आ गया साहब को इसे धमकाने की ज़रूरत ही क्यों नहीं थी। यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था और अगर वो चीखती भी तो कोई सुनने वाला नहीं था। जब तक इनका इरादा कनान को नुकसान पहुँचाने का नहीं था, बहरहाल कभी भी कोई खतरा मोल नहीं लेने का सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा को मुकम्मल खोला, इसने कनान को ज़मीन पर देखा जो एक बिल्ली के बच्चे के पीछे भागने की कोशिश कर रहा था।
اس کے کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے مگر وہ بےحد خوش نظر آ رہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، وہ بار-بار کٹی کٹی کہہ رہا تھا، یہ بچہ بالکل کسی امیر گھر کے بچے جیسا نہیں لگتا تھا، یہ بچہ اچھا بچہ ہے، مجھے پسند آیا ہے۔ سہرام یہ کہہ رہا تھا، میرالہ پہلے کدان کی طرف دوڑ گئی، کدان بھی خوشی سے اپنے بازو پھیلا رہا تھا۔ مما، ٹام الجھن میں پڑ گیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں؟ بیٹا نہیں، میرالہ نے اداسی سے کہا، یہ بس ایک ننھا سا بچہ ہے، یہ ہر کسی کو مما کہہ دیتا ہے، شاید ایسا نہ ہو۔ ٹام نے سنجیدگی سے کہا، میری ماں کو لگا کہ یہ بھوکا ہوگا، اس نے اسے دودھ پلایا مگر اس نے تو اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بہرحال کو یاد آیا جب وہ پہلی بار کنان سے ملے تھے تو اس نے بھی اسے مما کہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کنان اس کے بچے کی موت کے بعد پیدا ہوا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اس کا بچہ دوبارہ کنان کی صورت میں دنیا میں آ گیا ہو؟ کیا اسی لیے وہ اس کے اتنا قریب محسوس ہوتا ہے؟ اس نے بچے کے مضبوطی سے سینے سے لگا لیا اور اسے گالوں پر بوسہ دیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔ فکر نہ کریں محترمہ، ہم نے اسے تنگ نہیں کیا، جیری نے جلدی سے کہا۔ میں نے جو کیک چرایا تھا اسے بچانے کے لیے خود نہیں کھایا لیکن اسے ایک ٹکڑا ضرور دیا تھا۔ بہرحال نے ان کی رہائش کے حالات کا اندازہ لگا لیا۔ جزیرے پر بنیادی سہولتیں تک موجود نہیں تھیں، نہ بجلی کی تاریں، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل سگنل، صرف ایک سولر پینل تھا جو انہوں نے باہر کی دنیا سے خریدا تھا، اور رات کے وقت بجلی ایک نایاب چیز تھی۔ خوش قسمتی سے جزیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی موجود تھا۔ چند جزیرے کے رہائشی مکمل طور پر فطرت پر انحصار کرتے تھے۔ انہوں نے کنان کے گلے میں لٹکے قیمتی جیٹ لاکٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ حقیقت یہ لوگ دل کے برے نہیں تھے۔ مرحلہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک کنان کا چہرہ سرخ ہو گیا، چونکہ اس نے کبھی بچے کی دیکھ بھال نہیں کی تھی۔ وہ گھبرا گئی، کیا ہوا؟ کنان زور لگا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مرحلہ نے اپنی ہتھیلی پر گرمی محسوس کی اور ناک سے بو اس کی ناک میں بھر گئی۔ اوہ، بچے نے گندگی کر دی، ٹام نے ناک دباتے ہوئے کہا، جیسے اس کا ماغز ٹیڑھا ہو گیا ہو۔ اسی لمحے ٹام کی ماں مارتھا جینکنس سامنے آ گئی۔ بچہ مجھے دے دو محترمہ، میں صاف کر دیتی ہوں۔ مرحلہ نے لاشعوری طور پر بچے کو دینے سے انکار کر دیا، میں کر لوں گی۔ مارتھا نے ابلے ہوئے پانی کی تش میں ڈالا۔ یہ مرحلہ کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی بچے کو صاف کر رہی ہے۔ اس کی حرکات نہ تجربہ کار تھی مگر کنان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ اس کی ٹانگوں پر لیٹا خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ جب مرحلہ فارغ ہو گئی تو مارتھا نے قمیض سے کٹا ہوا کپڑا لیا، کنان کو خشک کیا اور اس کے نیچے کپڑے کا لنگوٹ لگا دیا۔ مارتھا 50 کے پیٹ میں تھی، بالوں میں چاندی اتر گئی تھی اور انگلیوں کی جلد سوخت و کھردری تھی۔ اس کی جھرجھریوں بھرے چہرے اور ایک نرم مگر شرمندہ سی مسکراہٹ تھی۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا محترمہ، شہر جیسی سہولتیں ہمارے پاس نہیں، اسی لیے ہمیں گھر کا بنایا ہوا لنگوٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹام نے ماسک اتار دیا جس کے نیچے ایک خوبصورت چہرہ تھا۔ وہ خلوص سے بولا، ماں نہیں چاہتی تھی کہ بچے کی جلد خراب ہو، اس لیے یہ لنگوٹ اپنی تھرمل قمیض سے بنایا ہے۔ یہ ان کے پاس اکلوتا جوڑا تھا اور یہ بھی صاحب کی طرف سے ان کی سالگرہ کا تحفہ تھا۔ مرحلہ نے لنگوٹ کو دیکھا جو بار بار دھلنے کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک احساس عجیب سا بوجھ اور گہرے احساسات اٹھ رہے۔ مرحلہ نے پوری کوشش کی کہ مسکراہٹ برقرار رکھے، کوئی بات نہیں۔ کنان اب بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے قمیض قیمتی برانڈڈ کپڑوں کی جگہ مارتھا کے بچوں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مرحلہ سوچنے لگی کہ یہ کپڑے نہ جانے کتنے بچوں نے پہنے ہوں گے۔ کچھ پیوندہ تو اتنے پرانے تھے کہ ان پر دوبارہ پیوندے لگے ہوئے تھے، مگر وہ کپڑے موٹے، مضبوط اور کہیں زیادہ گرم تھے۔ کنان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ایک ننھے پلے کی طرح مرحلہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کبھی وہ تجسس سے بلیوں کے پیچھے دوڑنے لگتا اور کبھی سڑک کنارے اگی ہوئی گھاس پر کو کھینچنے لگتا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ مرحلہ اس نیت کے ساتھ جہاز پر سوار ہوئی تھی کہ شاید اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اسی لیے وہ اس جزیرے کی زندگی سے بہت جلد مانوس ہو گئی۔ یہ شہر جیسا جدید نہیں تھا مگر کہیں زیادہ صاف اور پرسکون تھا۔ کنان کو گود میں لیے جب مرحلہ ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس کے دل میں ایک لمحہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ یہیں رہ لے، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ چاہے وہ جزیرہ نقشے پر درج نہ بھی ہو، انہیں ڈھونڈ لیا جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن زہران ممدانی کا اصل ضرور اس جزیرے تک ضرور پہنچے گا۔ اس جزیرے پر
صرف چند درجن خاندان نبھاتے اور سب سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بات ٹام نے مرحلہ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کنان کو تعاون کے لیے اغوا کیا تھا، مگر اس کا مقصد جزیرے کے حالات بہتر بنانا تھا۔ یہاں کے بچے کبھی اسکول نہیں گئے اور پوری زندگی سمندر میں مچھلیاں پکڑتے گزار دیتے۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ قسمت کے آگے ہار مان لیتے۔ چند لوگ محض اس کے لیے درد میں تڑپ تڑپ کر مر جاتے کہ ہسپتال کے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سب سوچ کر مرحلہ کو عجیب سا تقاضا محسوس ہوا۔ ترنت قاضی کنان کی پہلی سالگرہ پر آسانی سے $10 لاکھ خرچ کر سکتی تھی، اور یہاں کے بچے کچن سے چرائے گئے کیک کو دیکھ کر لچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کیک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیا۔ کھانے کے بعد وہ یاد میں ہونٹ تک چاٹتے رہے، آخر اچھائی کیا تھی اور برائی کیا، صحیح کیا تھا اور غلط کیا۔ جان ڈالنے لگی تو مرحلہ کو کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ٹام کی آنکھوں میں جوش جھلکنے لگا۔ محترمہ، آپ خوش قسمت ہیں، آج ماں نے خاص آپ کے استقبال میں روٹی پکائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی کسی دعوت سے کم نہیں۔ مرحلہ کچھ کہہ نہ سکی۔ بچے کی آنکھوں میں چمکتی خوشی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ہر کھانے میں روٹی کھا سکتی تھی، مگر اس جزیرے پر یہ ایک نایاب نعمت تھی۔ وہ فولڈرم خاندان میں پلی بڑھی تھی، جہاں اسے ہمیشہ نازوں سے پال رکھا گیا۔ یہاں وہ یہ جانتی تھی کہ دنیا میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر اب خود دیکھنے اور جینے میں بہت فرق ہے۔ کنان کو اٹھانے وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے جیری کو زمین پر جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے سے کچھ بناتے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا تم نے ڈیزائننگ سیکھی ہے؟ ٹام نے فخر سے بولا، ہمارے پاس تو استاد بھی نہیں، لکھنا پڑھنا ہمیں سام کسوار نے سکھایا، کسی قسم کی کلاسز نہیں لی۔ جیری نے خود ہی ڈیزائننگ سیکھ لی، کیسی ہے؟ صرف اچھی نہیں، شاندار ہے۔ مولانا نے دل سے تعریف کی۔ سام نے اس کے لیے اسکیچ بک پینسل بھی لے لی تھی، مگر جیری انہیں چھونے سے ڈرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، زمین پر بنانا مفت پڑتا ہے۔ اگر جیری شہر میں پلا ہوتا تو اب تک مشہور مسعود بن چکا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے ٹام کے چہرے پر حد سے زیادہ فخر تھا۔ مرحلہ کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ کھانے کی میز پر آلو اور چند اجنبی سبزیاں رکھی تھیں، اصل کشی شملہ مرچ کے ساتھ تلے ہوئے گوشت کے چند ٹکڑے تھے۔ تب مرحلہ کو سمجھ آیا کہ جب وہ اس کے پیچھے دوڑی تو یہ لوگ بوریوں میں کیا اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ سب کچن سے چرایا گیا سامان تھا، جو ان کے لیے قیمتی خزانے سے کم نہیں تھا۔ ٹام اور جیری گوشت کو غور سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سام کسوار نے گوشت کا سب سے بڑا ٹکڑا مرحلہ کی پلیٹ میں رکھا، پھر مارتھا کو دیا۔ باقی گوشت دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہوا۔ سام نے تمام شملہ مرچیں اپنی پلیٹ میں ڈالی اور دھیمی آواز میں بولا، کھاؤ۔ سام کسوار نے الجھن میں مرحلہ مہرباش کی طرف دیکھا، مگر مرحلہ نے اس کی طرف نظر ڈالی۔ وہ دور سمندر کی سمت دیکھتی رہی اور بولی، سچ کہوں تو جب میں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اس وقت میرا مطلب واقعی ایسا نہیں تھا جیسے میں یہ تم شخص کے ساتھ الجھتے ہو، تم کبھی بھی سلامت باہر نہیں نکل سکتے۔ جس لمحے تم نے تعاون لیا تم اس کے جال میں پھنس جاؤ گے، اور اسی وقت صرف تم تین نہیں بلکہ پورا جزیرہ خطرے میں آ جائے گا۔ یہ سن کر سام نے لاشعوری طور پر اس پنجہ نما خنجر کو چھوا جو اس نے پہلو میں چھپا رکھا تھا۔ مرحلہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی، مگر یہ سب اس وقت تک تھا جب تک میں نے سچ نہیں دیکھ لیا۔ تم لوگ غریب ہو، مگر تمہارے دل میں اب بھی زندہ اور صاف ہے۔ اس گاؤں کے بزرگوں کے پاس بیماری کے علاج کے پیسے نہیں، اسی وجہ سے کئی لوگ درد میں مر جاتے ہیں۔ جیری مصوری سیکھنا چاہتا ہے، مگر ایک قیمتی پینسل استعمال کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا۔ مارتھا نے ایک اجنبی بچے کے لیے اپنے سب سے نرم کپڑوں کو کاٹ کر لنگوٹ بنا دیا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں کچھ حد تک سمجھنے لگی ہوں۔ تم یہاں کے نہیں ہو، ہے نا؟ نہیں ہوں، سام جواب مختصر اور صاف تھا۔ مرحلہ نے کہا، تم پوری کوشش کرتے ہو کہ ان لوگوں کی مدد کر سکو، اور اب بھی میں یہی چاہتی ہوں۔ یہ جگہ خوبصورت ہے، اسے دنیا کی گندگی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کے لوگ جو اپنی سادگی اور خوش دلی برقرار رکھتے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ سام نے تحمل سے پوچھا۔ اس نے اب تک یہ ذکر تک نہیں کیا تھا وہ زرعی آمدنی کو کس طرح دھمکانے والا ہے، بلکہ وہ مرحلہ سے ایک مہمان کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اسی لمحے نے مرحلہ کا دل بدل دیا۔ وہ اب انہیں سبق سکھانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں پیسہ چاہیے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ زرعی سے ہی لیا جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی۔ میرے پاس پیسے ہیں، زیادہ نہیں، مگر تم لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ کتنے؟ $500 ملین۔
साहम चौंक गया। ये रकम कम कैसे हो सकती है? इसकी गहरी नज़रों को देखकर बहरहाल हल्का-सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे होगे कोई इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है जो अजनबियों को इतनी रकम दे दे। मैंने अभी तुम्हें अपनी कहानी का सिर्फ़ आधा हिस्सा सुनाया है, क्या दूसरा हिस्सा सुनना चाहोगे? सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। बहरहाल की आवाज़ नरम थी। समुद्र हवा इसके अल्फाज अपने साथ बहा लेकर जा रहे थे। जब वो मुकम्मल कर चुकी तो साहब फ़ौरन बोला, मैं इसे तुम्हारे लिए मार डालूँगा। बहरहाल हँस दी। इसे मारने में मेरी ज़िंदगी लंबी नहीं हो जाएगी। मैं वैसे भी जल्दी इस दुनिया से चली जाऊँगी। मैंने 500 मिलियन पहले ही एक खैराती इदारे को दे दिए हैं। अब आखिरकार मुझे बाकी 500 मिलियन के लिए भी एक जगह मिल गई। आखिरकार ये सब इसी का पैसा है, बस ताउन इसकी तरफ से मैं अदा कर दूँगी। साहब काफ़ी देर खामोश रहा। मरहला ने आहिस्ता से कहा, इससे मत उलझना, वो पागल है। दुनिया में सिर्फ पागल लोग खतरनाक नहीं होते, मगर जो पागल भी हों, अमीर भी हों, ताकतवर भी हों, असल खतरा होते हैं। तुम इस जगह को अपना समझते हो, मगर वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्या तुम इससे नफ़रत नहीं करती? साहब ने पूछा। मैंने उससे मोहब्बत भी की है और नफ़रत भी। अपने सबसे इंतहा पसंद लम्हों में मैंने इसे बदला लेने के लिए इसके बेटे को मार देने का सोचा, मगर यहाँ एक दिन गुज़ारने के बाद मैं बहुत हद तक सँभल गई हूँ। महाराणा ने हाथ बढ़ाकर समुद्री हवा को महसूस किया। मुझे लगता है मैंने आखिरकार एक ऐसी जगह पा ली जहाँ मैं खुद को कबूल कर सकती हूँ। साहब, क्या मैं ये 500 मिलियन मिलियन देकर यहाँ अपने आखिर का आरामगाह खरीद सकती हूँ। वो सब कुछ सच जानने और अपना बदला मुकम्मल करने के बाद इस शख्स से अपना रिश्ता तोड़ देगी। फिर वो इस जज़ीरे में दफ़न हो जाएगी। ये ख़्याल अजीब तौर पर पुरसुकून था। साहब को सूबा कैंसर से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसने जज़ीरे पर कई बुज़ुर्गों को इसी बीमारी में तकल्लुफ़ से मरते देखा। इसने कभी सोचा भी नहीं था इसके सामने खड़ी-खड़ी कमज़ोर-सी औरत भी इसी मर्ज़ में मुब्तला है। अब इसे समझ आया कि वो स्पीड बोट पर छलांग लगाने के बाद क्यों बेहोश हो गई। वो कुर्बानी नहीं दे रही थी, वो बस बहुत कमज़ोर थी। ठीक है। साहब ने उसे मौत के वa'दे को कबूल कर लिया। कनान को 1 हफ़्ता और मेरे पास रहने दो, फिर हम इसे वापस भेज देंगे, ठीक है? अचानक साहब ने हाथ बढ़ाकर इसे सहारा दिया और खड़ा किया, मेरे साथ आओ। मेरा लव बर्दाश्त नहीं जानती थी सवाल का ज़रूर क्या करने वाला है। इसने देखा वो एक टार्च उठाता है जिसकी रोशनी खासी मध्यम थी, मगर हल्की रोशनी इसके कदमों के साथ-साथ डोलती रही, मगर इतनी ज़रूर थी कि इससे सामने का रास्ता रोशन कर सके। सामने से बावर्चीखाने में ले आया। इसने एप्रन पहना और तेज़ी से सामान तैयार करने लगा। इससे बची हुई डबल रोटी कोंडे में वैसे में भिगोया, फिर इसे पैन में रखा और साथ में बेकन और मटर डाल दिया। मध्यम टॉर्च की रोशनी में मरहला इसके लिए लंबे कदमों कामत को देखती रही। पैन के नीचे भड़कती आग के शोले उछल रहे थे। आग की रोशनी इसकी दाँती मांस पर पड़ी तो बहरहाल को माज़ी का मेहरान मुल्तानी याद आ गया। वो चाहे कितनी ही रात क्यों ना हो, अगर बहरहाल को भूख लगती तो वो उठकर खुद इसके लिए कुछ न कुछ बना लाता। जल्दी खुशबूदार अंडे वाला डबल रोटी तैयार हो गई। सामने से बाकायदा प्लेट में सजाकर इसके सामने रखा। खाओ, तुम्हारे पास जितना भी वक्त है बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी तवक्का से ज़्यादा होगा। आंसू जब्त करते हुए बहरहाल ने सर झुकाकर वो रोटी खाने शुरू कर दिया। अजनबी की मेहरबानी ने इसे घेर लिया और कुछ लम्हों के लिए वो धोखे के दौर दर्द को भूल गई। साहब का दुबला मगर मजबूत हाथ इसके लिए सर पर ठहरा। वो नरमी से उसके बाल चुराने लगा। अगर जीने के लिए सिर्फ एक दिन ही क्यों ना हो बचाओ, इससे भी भरपूर तरीके से जी लेना चाहिए। हाँ, इसके बाद आने वाले दिन सादा मगर खुशगवार थे। साहब से लिया हुआ काम कबूल करते हुए महराला ने जज़ीरे के बच्चों को इकट्ठा किया और इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका नाम ममदानी एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता रहता और क्लास खत्म होते ही महराला के पीछे-पीछे चलने लगा। बाजू फैलाकर मम्मा ऊपर। शुरू में महराला इसे टोकती रही, इसे मम्मा ना कहा करे, मगर वक्त के साथ वो खुद भी इसकी आदी हो गई। ज़रा तुम्हें देखने दो कनान पे फिर गिर गए हो ना? देखो तुम्हारा चेहरा कितना गंदा हो गया है। महराला ने नरमी से इसका चेहरा साफ किया। हंसते हुए कनान ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और इस पर बोसा दिया। महराला मिस महराला जहाज कैसे उड़ते हैं? मिस महराला, क्या इंसान वाकई समुद्र की तह तक जा सकते हैं? इनकी सांस खत्म नहीं होती? मिस महराला
بہرحال جزیرے کے بچے اس سے بےحد محبت کرنے لگے تھے۔ بہرحال کے ذہن میں اب ایک واضح منصوبہ بن چکا تھا۔ یہ لوگ برسوں سے اس جزیرے پر رہ رہے تھے، اس لیے ان کے پاس شناختی دستاویز نہیں تھے۔ سب سے پہلے وہ اس جزیرے کو خریدنے کے لیے درکار کاغذات جمع کرائے گی تاکہ کوئی اسے بے دردی سے ڈیولپ نہ کر سکے۔ یہ سوچ سمجھے ترقی سے یہاں کے لوگ سادہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے لیے شناختی دستاویز بنوائیں گی۔ تیسرا مرحلہ جزیرے کی ترقی کا ہوگا تاکہ یہ لوگ رہائش کو تحفظ بنا لیں۔ کم از کم صاف پانی، بجلی اور انٹرنیٹ تو ہونا چاہیے۔ بچوں کو اسکول جانا چاہیے۔ جینے کے لیے ایک وجہ ملنے کے بعد بہرحال کو لگا کہ زندہ رہنا اتنا مشکل نہیں رہا۔